नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित अग्रवाल और आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का दिन हिंदी साहित्य आप पढ़ें, हिंदी साहित्य सुने, हिंदी में बात करें और स्वयं गौरवान्वित महसूस करें कि ये जो धरोहर है हिंदी भाषा की, ये हमें मिली है, अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो आज के दिन मैं सोच रहा था कि आज का दिन, ये पर्व हम कैसे मनाएं। तो सोचा चलिए क्यों ना हम कुछ हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं और एक दूसरे से साझा करते हैं। अ, पिछले साल मैंने एक कहानी पढ़ी थी महादेवी वर्मा जी की, नीलकंठ लघु कथा है। मुझे बहुत रोचक लगी, जिसमें महादेवी वर्मा जी का संवेदनशील चरित्र सामने आता है और जो उनकी लिखावट है बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आप सबके लिए प्रस्तुत है महादेवी वर्मा जी की लिखित लघु कथा नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत किया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, तो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे एक कम भगत रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच ही में रोककर पूछा, हे, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए ही मेरी दृष्टि का एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। और पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच लो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने ही चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा सा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, लो, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरी चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, क्यों, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां डाली और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया।
दो चार दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तावास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुले रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, पर यहां तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों का अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नव आगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं की रागिनी अल्पाने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे मोर के बच्चे पढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः और रंगमय था, जैसा इल्ली से तितली का बनना, कैटरपिलर से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची और चमकीली हो गई थी। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंख में इंद्रनी की नीलाभ श्रुति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगा। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीपित हो उठे। रंग सहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों का श्याम श्वेत पत्र लिखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद संस्कार भी हो जाता था, पर वे फिर कभी क्रोधित होने का अवसर न देते। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुओल सा
खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु सर्प की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, और शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों में उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी, और पूंछ पंख समेट कर सर के एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, पर निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका के से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, तब शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लयताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलमंठ की दाहिनी ओर पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन मैं मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयादिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से यह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले कर उठाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक के नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे, और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती, मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन्मय नृत्य का आरंभ होता, और फिर मेघ जितना अधिक गरजता,
बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता, और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वे दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से प्रकाश खोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया है। ऐसी भी कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप ना आई होती तो मैं उसी के सर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं। सारांश यह है कि 7 रुपए देकर मैंने उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई, और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा नाम के अनुरूप स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब वह नीलकंठ और राधा के साथ रहते थे। अब कुब्जा उनके साथ देखते ही मारने दौड़ती। कुब्जा उन्हें जैसे ही साथ देखती मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। अच्छा, कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। और न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा, खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंख को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, और उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैंने आशा करती रही कि थोड़े दिनों बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगी फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई।
जब गंगा की बीज धार में उसे प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। मैं कई बार भागकर लौट आया था, अतः प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती। नीलकंठ शायद फिर लौट आएगा, पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरी थी कि कजली, मेरी अल्सेशन कुत्ती, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती। तो दोस्तों, यह थी संवेदनशील और मार्मिक कहानी नीलकंठ की और राधा की और कुब्जा की। मुझे बहुत अति उत्तम लगी कहानी। जिस तरह से महादेवी वर्मा ने लिखा है उसे बहुत ही सुंदर है, और एक एक चीज को जिस बारीकी से उन्होंने देखा, हमारे सामने प्रस्तुत किया, काबिल तारीफ है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। आप भी हिंदी साहित्य की कोई कथा, कविता उठाइए और पढ़िए और हम सबके साथ साझा कीजिए। मिलकर आज हिंदी दिवस ऐसे ही मनाते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका दिन शुभ जाए, आपका साल शुभ जाए। मैं आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।